हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबके लेकर आए हैं यूपी त्रिपल के लिए कंप्यूटर का लगभग 27 क्वेश्चन आज इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें। और यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, थोड़ा हार्ड लेवल का है जिस हिसाब से आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हार्ड और थोड़ा इजी। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। कह रहा कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग है जो सिस्टम स्टार्टअप के समय मेमोरी में लोड होता है और सिस्टम शटडाउन तक एक्टिव रहता है। क्या बात सही है? दोस्तों, आप सबको पहले भी बताए थे कि कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हेड होता है। ठीक है, तो ये सब काम कौन करता है? कर्नल का ही है। एकदम सही कहा है। ठीक है, तो कर्नल से भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। आप सब आज देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। आप सबको बताएंगे इसी में कौन सा पेपर में आया है, कौन सा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर्नल यूजर मोड और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है तथा प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस कंट्रोल करता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब काम कौन करता है? कर्नल। और इंटरफेस भी प्रदान करता है, तो ये भी बात सही। तो पहला और दूसरा तो अभी तक सही है। तीसरा देखिए, कर्नल को यूजर डायरेक्टली एडिट कंट्रोल कर सकता है। क्या यूजर कर्नल को डायरेक्ट क्या एडिट और कंट्रोल कर सकता है जैसे किसी नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को? नहीं। देखिए, जो कर्नल को इसको इजी तरीके से जो यूजर होते हैं इसमें एडिट नहीं कर सकते और ना ही कंट्रोल। ठीक है, तो तीसरा तो गलत हो गया, केवल कौन सा सही? पहला और दूसरा। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है। यहाँ पर देखिए, कर्नल ओएस का कोर और हमेशा एक्टिव रहने वाला भाग होता है। यहाँ देखिए, हमेशा भी लिखा है। जैसे ह्यूमन का हार्ट होता, किसी जानवर का हार्ट होता है ना, 24 घंटा काम करता रहता है। यह हार्डवेयर एक्सेस को कंट्रोल करता है। यूजर मोड प्रोग्राम्स कर्नल को डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। कर्नल प्रोटेक्टेड मोड में रन होता है। आगे क्या है देखिए, डायरेक्ट एडिटिंग सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकते। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट उसको एडिट नहीं किया जा सकता। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, मेमोरी मैनेजमेंट से देखिए, पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के पेज में डिवाइड किया जाता है। बिल्कुल बात है। पेजिंग क्या होता है? ये मेमोरी मैनेजमेंट करने की तकनीक है। ये क्या कहता है ना, सभी को मतलब समान आकार में क्या करता है? सेगमेंट कर देता है। पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को समाप्त कर देता है, लेकिन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की संभावना बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम सही कहा है। देखिए, जो पेजिंग होता है ना, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या को समाप्त कर देता है, लेकिन इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या तब भी बनी रहती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो सही है। कह रहे पेजिंग टेक्निक में सेगमेंटेशन की तुलना में एड्रेस ट्रांसलेशन सरल होता है। नहीं, इसमें एड्रेस ट्रांसलेशन इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही। तो पहला दूसरा किस ऑप्शन पर है? तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए, पेजिंग ए इम्पॉर्टेंट है, लाइन याद कर लीजिए। पेजिंग क्या होता है? कभी कभी पेजिंग और फ्रेगमेंटेशन में आपसे अंतर पूछ लेता है। पेजिंग क्या होता है ना, फिक्स साइज ब्लॉक पर आधारित होता है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में नहीं होता है। ठीक है, और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। सेगमेंटेशन वेरिएबल साइज होने से कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। देखिए, सेगमेंटेशन और पेजिंग। सेगमेंटेशन क्या होता है? वेरिएबल साइज होता है, जबकि पेजिंग क्या होता है? फिक्स साइज। ठीक है, ये दोनों में अंतर आप सबको याद होना चाहिए। और इसमें वेरिएबल साइज होने के कारण ये क्या होता है? कठिन हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कौन? सेगमेंटेशन। एड्रेस ट्रांसलेशन पेजिंग में टेबल आधारित होता है। ठीक है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या था? गलत था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी से लिया गया है। देखिए,
कह रहा कि सलामी अटैक में, अच्छा सलामी अटैक आपको 2-3 बार बता चुके, पेपर में पूछा गया था एनएम में, ठीक है, और आपको इससे पहले भी बताए थे, पढ़ाए थे। कह रहा कि सलामी अटैक में, देखिए सलामी अटैक आप सबको कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सलामी अटैक में अटैकर बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स को इस तरह चुराता है कि यूजर को तुरंत नुकसान का एहसास ना हो। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाया है। आप सबको इसमें समझाए थे कि अगर मान लेते हैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है, ठीक है, और उसमें से 1-2 रुपया निकाल लें, ठीक है, तो आप सबको एहसास भी नहीं होगा कि हमारे अकाउंट से 1-2 रुपया निकला है, ठीक है। तो यही बात होता है ठीक है। तो एक क्या कहते हैं अटैकर, ऐसे 1-1 रुपया बहुत सारे हज़ारों लाखों अकाउंट से अगर निकाल लें, तो 1 लाख अकाउंट से निकालेंगे तो 1 लाख रुपया बन जाएगा, 1-1 रुपया मिला के, ठीक है। ये होता है सलामी अटैक, ये डिजिटली रूप से होता है। कह रहा कि सलामी अटैक सामान्यतः बैंकिंग और पेरोल्स और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम में किया, बिल्कुल बात सही है। सलामी अटैक का मुख्य उद्देश्य सिस्टम को क्रैश करना होता है, नहीं सिस्टम को क्रैश करना नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट को चुराना होता है, ठीक है। तो ये तीसरा गलत है और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। तो वैसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। देखिए सलामी अटैक फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ा मामला होता है। इसमें क्या होता है, छोटी छोटी अमाउंट, ठीक है, चुराया जाता है। यूजर को लॉस लेट महसूस होता है, मतलब जैसे 1 रुपया निकाला तो इतना जल्दी थोड़ी ना पता देगा, अगर बारीकी से मतलब छानबीन करेगा तब तो पता चलेगा। सिस्टम क्रैश करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। ये डेटा मैनिपुलेशन अटैक है, ये भी याद कर लेना किस प्रकार का अटैक है, डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिग डेटा टूल से लिया गया है। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन कौन कौन से हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, कह रहा कि हडूप फ्रेमवर्क को लार्ज वॉल्यूम हाई वेलोसिटी हाई वेरिसिटी डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया। अच्छा हमें होता 5V कई बार पढ़ाए थे, पेपर में भी पूछा कि कौन सा V नहीं है, वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होता है, वेरिटी होता है, ठीक है, सब होता है। आगे क्या है, तो पहला तो सही है कह रहा कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में डेटा स्टोरेज के लिए HDFS का प्रयोग करता है, ये भी बात सही है। HDFS का मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का प्रयोग करता है, ठीक है, तो सही है। कह रहा कि हडूप, यहाँ देखिए केवल लग गया इसीलिए गलत है। स्ट्रक्चरड डेटा को ही प्रोसेस कर, देखिए डेटा 2 तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरड डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, तो दोनों को सपोर्ट करता है, न कि केवल स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो केवल पहला और दूसरा सही होगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। दोनों प्रकार के डेटा को क्या कहता है, सपोर्ट करता है। देखिए जो बिग डेटा के 3V कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कितने बी, 3V, और HDFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। हडूप स्ट्रक्चरर हो गया, सेमी स्ट्रक्चरर हो गया और अनस्ट्रक्चर, ये डेटा के प्रकार है, तीनों प्रकार पर एक काम कर सकता है, आप ऐसे समझ लिए, ठीक है। देखिए सोशल मीडिया डेटा भी हडूप से प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 AI से लिया गया, कर रहा कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम और ऑटोनोमस व्हीकल्स में किया जाता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सबका सही होगा, कई बार इसको बता दिया, ठीक है। और कह रहा कि AI सिस्टम्स केवल प्री डिफाइंस इंस्ट्रक्शन पर ही काम करते हैं और सीखने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्या ऐसा है। देखिए ऐसा नहीं केवल प्री डिफाइंस इंस्ट्रक्शन पर ही काम करते हो, सीखते नहीं। जो AI होते हैं ना वो डेटा से सीखते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गलत बोला, तो दूसरा क्या हो गया, गलत। करें कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग AI के महत्वपूर्ण सब फील्ड माने जाते हैं।
ये भी बात सही है। और जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग का उन्नत रूप होता है, ठीक है, जो कि न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। कौन? डीप लर्निंग। तो केवल पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ भी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, पहला और तीसरा, दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, एआई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में विडली यूज होता है, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एआई को सीखने की क्षमता देते हैं। एआई केवल फिक्स इंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं होता है, डेटा से लर्निंग संभव होता है, ठीक है, मतलब सीखते रहते हैं। इसी डेटा को क्या बोला जाता है? ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। एमएस एक्सेल से लिया गया है। कह रहा है कि अपर और लोअर फंक्शन का प्रयोग टेक्स्ट डेटा के केस को बदलने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अपर केस क्या करता है? सबको कैपिटल लेटर में कर देता है, और लोअर केस क्या कर देता है? सबको स्मॉल लेटर में कर देता है। और प्रॉपर केस क्या करता है? केवल पहला अक्षर क्या करता है? बड़ा कर देता है। ये सब आप सबको याद होगा, ठीक है। तो पहला तो सही है। आगे क्या देखिए, कह रहा कि सीलिंग फंक्शन किसी संख्या को दिए गए सिग्निफिकेंस के नियरेस्ट हायर मल्टीपल में राउंड करता है। आप सबको घुमा दिया गया। जैसे मान लेते हैं सीलिंग ऐसे लिखा है, आप सबको एक बार बताए थे, ठीक है। मान लेते हैं 10 है और कामा 3, इसका सीलिंग वैल्यू निकालना है। तो यही कहा कि इसका नियरेस्ट है, इसके 10 से जस्ट ज़्यादा कौन सी संख्या जो 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो 10 के बाद 11 तो है नहीं, 12, तो 12 है होगा ना, तो 12 को 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो सीलिंग वैल्यू कितना आएगा? 12 आएगा। यही बोला गया है दूसरे में, ठीक है। तो दूसरा तो सही है। एक होता है सीलिंग फंक्शन टेक्स्ट वैल्यू पर भी सेम तरह से काम कर, देखिए टेक्स्ट वैल्यू के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? पहला और दूसरा, मतलब सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्या देखिए, लोअर केस और अपर केस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है, ठीक है। सेलिंग किसके लिए होता है? मैथमेटिकल राउंडिंग फंक्शन है। टेक्स्ट डेटा पर सेलिंग काम नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। कह रहा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर रिस्पॉन्स जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। सही बात है, विंडोज तो मैनेज करता है। कह रहा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर इन्वायरमेंट को सपोर्ट, ये भी बात सही है, ठीक है। मल्टीटास्किंग होते हैं और मल्टी यूजर भी होते हैं। आगे क्या है? कह रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ये एप्लीकेशन कैटेगरी में थोड़ी नहीं आता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। तो पहला दूसरा सही यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। आगे क्या देखिए, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना। मल्टी यूजर और प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लाउड कंप्यूटिंग से है। कह रहा है कि पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के माध्यम से मल्टीपल यूजर को शेयर रिस्पांस प्रदान करता है। ये भी बात सही है। और अगला क्या है? प्राइवेट क्लाउड अधिक सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रदान करता है, क्योंकि ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जैसे आप सबको कई 3-4 प्रकार के बताते हैं क्लाउड, पब्लिक और हाई प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक के लिए तो सब ओपन होता है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट किसी निजी संस्था के लिए होता है, ठीक है। तो जैसे सिक्योरिटी इसमें रहेगा ही ज़बरदस्त। तीसरा हाइब्रिड क्लाउड में केवल पब्लिक नहीं, हाइब्रिड वाले में दोनों यूज होते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट, मतलब सब यूज करते हैं, हाइब्रिड मिक्सचर होता है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला दूसरा सही है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। देखिए, पब्लिक क्लाउड शेयर्ड इन्वायरमेंट होता है और प्राइवेट क्लाउड सिक्योर और कंट्रोल होता है। हाइब्रिड में पब्लिक हो प्राइवेट हो दोनों का कम्बाइनेशन होता है, ठीक है, सिर्फ पब्लिक का इसमें नहीं होता। आप सबको एक पीछे बताए थे, यदि आप जुड़े होंगे लॉन्ग टाइम से तो ये सब क्वेश्चन आप सब कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आईओटी से लिया गया। दोस्तों आप सबको बता दें, यदि आप यूपी SSSC के थ्रू लेखपाल, जेई और स्टेनो
और जूनियर असिस्टेंट अन्य कोई एग्ज़ाम जैसे जीटी आने वाला है तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के और कंप्यूटर के डिटेल नोट्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आप सब चैनल को होम पेज पर जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते। एकदम फुल डिटेल में नोट्स है, कंप्यूटर का एक भी आपका टॉपिक इधर उधर नहीं छूटेगा, केवल आप सबको पढ़ना है बस। आप जितना अच्छा से पढ़ लेंगे उतना अच्छा आप सबका एकदम तैयार हो जाएगा, ठीक है। यूपी जी के एकदम डिटेल्स में है, जैसे जिला दर्शन सब इसमें ऐड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि आईओटी डिवाइस सेंसर्स और एक्चुएटर्स के माध्यम से रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करते हैं। बिल्कुल बात सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कह रहा कि स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट हेल्थ केयर हो गया, आईओटी की एग्जाम्पल, ये भी बात सही है। और आईओटी डिवाइस केवल वायर्ड कम्युनिकेशन नहीं, ये थोड़ी ना केवल वायर्ड पर आधारित, वायरलेस भी होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ से कनेक्शन होता है इसमें। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो केवल पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सेंसर क्या करते हैं, आईओटी सिस्टम में डेटा को कलेक्ट करते हैं, और आईओटी स्मार्ट एप्लीकेशन का बेस होता। वायरलेस टेक्नोलॉजीज जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, ये सब यूज होते हैं। जबकि तीसरा ऑप्शन में क्या कहा था, वायर्ड डेटा पर आधारित है। इसमें वायर्ड डेटा होता लेकिन उतना नहीं होता, लिमिटेड होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि कथनों पर विचार करना है। इंटरनेट फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल कनेक्शन है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है, पहला तो सही बोला। कह रहा कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर चलने वाले इंफॉर्मेशन शेयरिंग सर्विस है, जिसको बोलते हैं WWW, ये भी बात सही है। और कह रहे कि WWW के बिना इंटरनेट अस्तित्व में नहीं रह सकता। देखिए, WWW अलग चीज़ है और इंटरनेट अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो WWW इंटरनेट पर काम करता है, न कि इंटरनेट WWW पर, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। आगे क्या है देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है। WWW ऐसा टिम बर्नर्स-ली ने खोज किया था, ठीक है। और ईमेल, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जैसे सर्विस WWW के बिना भी चलती हैं, और इसलिए WWW मैंडेटरी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल से लिया गया है, ये तो सबको एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। SMTP का पोर्ट नंबर आप सब बता दीजिए, कितना, 25 है, ठीक है। और ईमेल भेजने का प्रोटोकॉल है, ठीक है, बात सही है। POP3 का पोर्ट नंबर कितना है, 110 है, ठीक है। और ये ईमेल को रिसीव कर और डेटा सर्वर से डेटा को डिलीट कर देता है। देखिए, सर्वर से डाउनलोड कर लोकल सिस्टम में स्टोर करता है, ये भी बात सही है। और IMAP प्रोटोकॉल और ईमेल को केवल टेम्परेरी रूप से एक्सेस नहीं, इसका डेटा कहाँ रहता है, सर्वर पर बना रहता है, कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। इसके बारे में आप सबको कई बार बताए हैं, आप सबको रट उठा होगा। आगे है साइबर सिक्योरिटी से, कह रहा है कि फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी टूल है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को प्री डिफाइंस रूल के आधार पर फिल्टर करता है। देखिए, आप सबको यहाँ कन्फ्यूज होगा, आप सब सोचते हैं कि मतलब जब कोई चीज़ हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो ये मान लेते हैं फायरवॉल है, ये क्या करता है, फिल्टर का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ इनकमिंग तो बात सही है, लेकिन ये फिर आउटगोइंग कर दिया है क्या आउटगोइंग का भी फिल्टर का काम करता है, जैसे आप कोई डेटा मतलब क्लाउड पर मतलब लोड करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के लिए होता है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के लिए होता है फायरवॉल, ठीक है। अनअथराइज एक्सेस को रोकना फायरवॉल का प्रमुख उद्देश्य होता है कह रहा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर केवल मैलवेयर डिटेक्ट करता, उसे रिमूव या क्वारंटाइन नहीं कर सकते, ये बात गलत है, ठीक है। तो एंटीवायरस वायरस के लिए होता है, वायरस को डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव भी कर सकता है। तो दूसरा वाला क्या है, गलत है। IDS इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम में और सब स्पीसीज एक्टिविटी को पहचानता है, लेकिन स्वतः उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, ये भी बात से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है
तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा वाला गलत था। ठीक है, आगे देखिए, फायरवॉल ट्रैफिक कंट्रोल करता है, मतलब अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है। एंटीवायरस मैलवेयर को डिटेक्ट करता है और उसको रिमूव भी कर सकता है। ठीक है, और आईडीएस अलर्ट देता है, एक्शन आईपीएस लेता है, ध्यान देना। और आईडीएस पैसिव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आईडीएस का काम होता है खाली अलर्ट रहना, ठीक है, लेकिन एक्शन कौन करता है? आईपीएस करता है। आईडीएस क्या होता है? पैसिव होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जबकि आप सब देखते होंगे एंटीवायरस में क्या होता है, एंटीवायरस खुद ही डिटेक्ट करेगा और खुद ही क्या करेगा? रिमूव करेगा। मतलब एंटीवायरस अकेले दोनों काम कर देता है, लेकिन इसमें नहीं होता अकेले से। आगे क्या है, कह रहा है कि मोनोलिथिक कर्नल में डिवाइस डिवाइडर फाइल सिस्टम और प्रोसेस मैनेजमेंट कर्नल स्पेस में होते। कर्नल स्पेस के बारे में आप सबको कई बार बताएं, ये भी आपका सही होगा। और माइक्रो एक कर्नल के प्रकार है, मोनोलिथिक, माइक्रो, हाइब्रिड, है ना। कह रहा है कि माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में सर्विस यूजर स्पेस में होती है, जिससे सिस्टम अधिक सिक्योर बनता है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि हाइब्रिड कर्नल केवल माइक्रो कर्नल की ही विशेषताएं रखता है, ऐसा बात नहीं है। तो पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन आप सबके पेपर में बनता है हमेशा। मोनोलिथिक कर्नल फास्ट लेकिन कम सिक्योर होता है, याद कर लीजिएगा। माइक्रो कर्नल क्या होता है? मिनिमल सर्विस कर्नल में रखता है। और हाइब्रिड कर्नल मोनोलिथिक प्लस माइक्रो कर्नल दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है, और सिर्फ माइक्रो कर्नल में नहीं होता। तो हाइब्रिड नाम ही है, कौन कौन सा? मोनोलिथिक और माइक्रो कर्नल दोनों का मिक्सर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, मेमोरी से क्वेश्चन लिया गया है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे पहले लोडेड पेज को सबसे पहले रिप्लेस करता है। इसका पूरा नाम याद होगा तो आप सब कर लेंगे। ठीक है, क्या हम बताए हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, यही पहले बोला भी है। LRU एल्गोरिथम हाल ही में उपयोग हुए पेज को रिमूव करता है, बिल्कुल बात सही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि RU एल्गोरिथम में फीफो की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देता है। एक मिनट, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक क्या है। कह रहा कि पहला तो सही था, पहला सबका सही होगा। कह रहा कि RLU एल्गोरिथम हाल में उपयोग हुए पेज को रिमूव करता है। ठीक है, तो क्या बात सही है? तो ये बात गलत है। ठीक है, रिसेंट वाला करता है। तो RLU एल्गोरिथम फीफो की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस देता है, ऐसा भी नहीं कि फीफो की तुलना में बेहतर रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो केवल पहला सही है, आपको सही बताना, केवल पहला सही होगा। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 21 है, सॉरी 80 है, बात सही है। HTTPS, यहाँ यस का मतलब होता है सिक्योर। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए SSL और TLS का प्रयोग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज सबसे सेम टू सेम लाइन पूछा गया है। ठीक है, ये जो सिक्योरिटी प्रदान करता है इसका किसके माध्यम से? SSL और TLS। इसका पोर्ट नंबर कितना होता है? 443, 443। ठीक है, और अगला आगे क्या है, FTP प्रोटोकॉल डिफ़ॉल्ट रूप से पोर्ट नंबर 25 नहीं, पोर्ट नंबर इसका क्या होता है? सबको याद हो गया होगा, 21। तो पहला और दूसरा सही। 25 किसका होता है? SMTP का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबका पोर्ट नंबर भी लिखा गया। HTTP का पोर्ट नंबर 21, इसका 443 प्लस क्या देता है? इनक्रिप्शन देता है। FTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 21 होता है, और 25 किसका पोर्ट नंबर है? SMTP का है। आगे क्या है, सर्वर एरर से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, करके सर्वर एरर 404 दर्शाता है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स सर्वर पर उपलब्ध नहीं है। आप सबको पीछे कई बार, लगभग 2-3 बार बता दें, इसका लिस्ट भी टेलीग्राम पर दिए हैं। ठीक है, तो जब आप सबका मतलब जो पेज होता है इंटरनेट पर, मान लेते हैं किसी लिंक के माध्यम से जाते हैं पेज पर, जब रिमूव हो जाता है तो यही एरर देता है।
और एरर 500 इंटरनल सर्वर एरर को दर्शाता है, बिल्कुल बात सही है। और 403 का अर्थ है सर्वर बंद हो चुका है, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, ठीक है। देखिए 404 का अर्थ है कि पेज नॉट फाउंड, 500 का सर्वर साइड इशू होगा, ठीक है। और 403 का क्या होता है, फॉरबिडन एक्सेस, और सर्वर बंद होने का अर्थ नहीं होता है 403 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक एम एस एक्सेल से है, कह रहा है कि वी लुकअप फंक्शन वर्टिकली टेबल से डेटा सर्च करता है। ये भी आप सबका क्वेश्चन सही होगा। वी लुकअप मतलब ऐसे ऊपर नीचे, मतलब कॉलम में क्या करता है, सर्च करता है, सही है। और एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल, यहाँ दिया है हॉरिजॉन्टल, यहाँ वी मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल रो डेटा को खोजता है, बी बात सही है। और यल लुकअप फंक्शन केस सेंसिटिव होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। एक होता है यक्स लुकअप, ये दोनों में खोजता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों में, केवल पहला और दूसरा क्या है, सही है, ठीक है। देखिए वी लुकअप वर्टिकली खोजता है, एच मतलब हॉरिजॉन्टली खोजता है, एक्सेल लुकअप केस सेंसिटिव नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अपर या लोअर केस हैंडल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही। अगर हम मान लेते हैं एमएस वर्ड में लिखते हैं, अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस इंटर। अगर पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर। और शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग सेलेक्ट टेक्स्ट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। अगर आप सबको कोई चीज़ परमानेंट डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस इंटर। शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग टेक्स्ट केस बदलने के लिए, नहीं, ये टेक्स्ट केस नहीं बदलता है, ठीक है। तो पहला, एक मिनट, देखिए तो पहला तो सही था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, तो इसे बाद में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, आज सब प्रीवियस ईयर साल की, ये 2025 का, ठीक है। सब मैथ्स वाले में दिया था, मिलाने वाले में कौन सा जनरेशन में कौन सा आया था चीज। कह रहा कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, ये भी बात सही है। और कह रहा कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पूर्ण रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधार हो चुका है, अभी हो चुका नहीं, अभी इस पर काम जारी है, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या गलत है, तो पहला दूसरा सही होगा, जबकि तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखिए वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में आया था, ट्रांजिस्टर दूसरे जनरेशन में आया था, और जो आईसी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तीसरे जनरेशन में आया था। माइक्रो प्रोसेसर और ये चौथे जनरेशन में आया था। एआई किस जनरेशन में आया था, पाँचवें जनरेशन में, ठीक है। अभी चल रहा है इस पर काम, ऐसा नहीं कि हो चुका है। अगला क्वेश्चन पेमेंट टूल से लिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यूपीआई रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, बिल्कुल बात सही। अच्छा, यूपीआई की सीमा कितनी थी पहले, 1 लाख रुपए थी, 1 लाख तक अब ट्रांजेक्शन कर सकते, लेकिन 2026 से यूपीआई की सीमा कितना कर दिया गया है, 2 लाख, ठीक है। ये सब आप सब अपडेट कर लीजिए। कह कि क्रेडिट कार्ड ट्रांसैक्शन में CVV एक सिक्योरिटी फीचर है। अच्छा, जब आप सब क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, जो CVV होता है, क्या सिक्योरिटी के पर्पज़ से होता है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और कह रहा कि डिजिटल वॉलेट ऑफलाइन पेमेंट को हमेशा सपोर्ट, या देखिए हमेशा हमेशा नहीं करता, ठीक है, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो बी आपका सही हो जाएगा, बाकी तीसरा गलत है। यूपीआई इंस्टेंट ट्रांसफ़र करता है, CVV फ्रॉड रोकने में मदद करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और ऑफलाइन पेमेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पेपर में आया था, प्रिंटर के लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि प्रिंटर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आयोग। प्रिंटर
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है इम्पैक्ट होता है। कह रहा है कि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट होता है, ये भी बात सही है। कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करता है, ये बात गलत है। ठीक है, कलरफुल भी करता है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए डॉट मैट्रिक इम्पैक्ट बेस है, लेजर क्या है, नॉन इम्पैक्ट है। इंक जेट क्या करता है, कलर प्रिंटिंग भी कर सकता है, केवल ब्लैक एंड वाइट नहीं। आगे क्या है, ब्लॉकचेन पर एक क्वेश्चन है। देखिए ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर लेडर टेक्नोलॉजी है, बात सही है। और ब्लॉकचेन में डेटा वंस एडेड बाद मॉडिफाई नहीं किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो इसकी खूबसूरती है ब्लॉकचेन की, इसमें डेटा को आप चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा मतलब क्यों किया जाता है, ताकि इसका सिक्योरिटी बना रहे। ठीक है, और ब्लॉकचेन केवल क्रिप्टो करेंसी तक सीमित है, बात गलत है। केवल लग गया तो वैसे भी आप सब जान गए गलत है। ठीक है, तो दूसरा सही होगा केवल। ए लाइन आप सब लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज। और डेटा इम्यूटेबल होता है इसमें। और सप्लाई चेन हेल्थ केयर में भी इसका यूज होता है। क्रिप्टो तक इसका रेंज केवल सीमित नहीं है। आगे क्या है, कह रहे कि पीसीएल का मतलब प्रिंटर कमांड लैंग्वेज का विकास एचपी द्वारा किया गया था, और ये पेज फॉर्मेटिंग तथा फॉन्ट कंट्रोल के लिए उपयोग होती है। बिल्कुल बात सही है, याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पोस्ट स्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारा था ना ऑप्शन, तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा मतलब प्रिंटर का लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पर किसी ऑप्शन में दिया था पोस्ट स्क्रिप्ट। करके पोस्ट स्क्रिप्ट एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती। अच्छा, आप सोच रहे कि पहली बार करवा रहे हैं, नहीं, ये शायद एनएम में ही क्वेश्चन पूछा गया था, किसी में पूछा गया था। ठीक है, जो आप सब जाएंगे प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, वहाँ 2025 के नाम से कंप्यूटर का सेशन करवाया जा चुका है, केवल टेस्ट लगभग 112 वीडियो उसी में है। और भी बहुत छोटा छोटा है, 10-20-25 मिनट 1 घंटे का कोई है। ठीक है, तो सब उसमें कवर है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या वहाँ भी करवाएं। ठीक है, पेपर से पहले आप सबको वहाँ करवा दिए थे, तो ऐसा नहीं पहली बार करवा रहे, तो रिवीजन हो रहा आप सबका। कर कि पोस्ट स्क्रिप्ट एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जो कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स और हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बिल्कुल बात है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछा भी जा चुका है। कह रहा कि प्रिंटर लैंग्वेज सीधे हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं करते हैं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन तो सही होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो पहला और दूसरा बात सही है। आगे क्या देखिए, पीसीएल एचपी की प्रिंटर लैंग्वेज है। पीसीएल कौन विकसित किया, एचपी ने विकसित किया। ठीक है, एचपी एक प्रिंटर आता है, आप सब भी देखे होंगे। और पोस्ट स्क्रिप्ट एडोब द्वारा विकसित की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मतलब प्रिंटर की भाषा है, लेकिन कौन विकसित किया, एडोब। प्रिंटर लैंग्वेज प्रिंटर को पेज लेआउट बनाती है। ओएस के बिना भी प्रिंटर फर्मवेयर काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पीसीएल प्रिंटर सामान्यतः तेज और कम मेमोरी उपयोग करने वाले होते हैं, ये भी बात सही है। तेज होता है और मेमोरी भी कम यूज करता है, बात सही है। आगे क्या है, पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर्स ग्राफिक्स हैवी डॉक्यूमेंट्स में बेहतर आउटपुट देते हैं, अभी आप सबको ऊपर ही बता दी, ये भी बात सही है। पीसीएल और पोस्ट स्क्रिप्ट दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर में ही उपयोग होते हैं। तो यहाँ देखिए, क्या इम्पैक्ट प्रिंटर में ही केवल उपयोग होता है, नहीं, ये बात गलत है, केवल पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीसीएल स्पीड ओरिएंटेड होता है और कम मेमोरी का भी यूज करता है।
पोस्ट स्क्रिप्ट ग्राफिक्स के लिए बेहतर होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन याद कर लीजिए। और इम्पैक्ट प्रिंटर में ये लैंग्वेज उपयोग नहीं होता है, लेजर प्रिंटर में कॉमन है, मतलब लेजर प्रिंटर में तो समानता यूज होता ही है। आगे क्या है, कह रहे कि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डेटा पावर ऑफ होने पर नष्ट हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप सबको कई बार बताए हैं, ठीक है, बिल्कुल बात सही कहा है। कैसा मेमोरी होता है, वोलेटाइल। कह रहा कि यस रैम डी रैम की तुलना में तेज और कैसे मेमोरी में उपयोग होती है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। डी रैम है तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कह रहा कि डी रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ लिखा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ कह रहा नहीं पड़ती, इसलिए क्या है, गलत है। तो ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। देखिए क्यों गलत है, देखिए रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। यस रैम फास्ट होता है और क्या होता है, महंगा होता है। कैसे मेमोरी में यस रैम का प्रयोग होता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, इसका नाम ही है डायनेमिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल बात सही है। जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, भी बात सही है। पी रोम इसी का पार्ट होता है, ठीक है, केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। देखिए पी रोम में केवल एक बार क्या प्रोग्राम किया जा सकता है, ये भी बात सही है। ई पी रोम को इरेज करने के लिए पूरा चिप निकालना आवश्यक है, ऐसा नहीं किया जाता कि पूरा चिप इसमें इसको निकाल कर ही इसमें इरेज किया जा सके, ठीक है। तो पहला दूसरा सही, बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद कर लीजिए। पी रोम, ई पी रोम, है ना, यस रोम, सॉरी, ये सब क्या है, रोम के टाइप्स हैं। देखिए रोम पावर ऑफ होने पर भी डेटा को सुरक्षित करता है, इसलिए क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। पी रोम वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, ठीक है। और ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेज होती है, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिकली माध्यम, चिप निकालने की आवश्यकता नहीं होती। और लास्ट क्वेश्चन है, दोनों में कंपेयर किया गया, ठीक है, रोम और रैम में। कह रहा कि रैम करंटली रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा स्टोर होते हैं, बिल्कुल बात सही, मतलब जो जैसे मान लेते हैं जो भी आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, जो करंट वाला काम होता है सब किस मेमोरी में होता है, रैम में होता है, ठीक है। और रोम में बायोस या फर्मवेयर जैसे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, जब बायोस का काम होता है, ठीक है, या फर्मवेयर वाला काम सब काम होता है रोम में, ये भी बात सही है। कारण कि रैम की स्पीड रोम से कम होती नहीं, सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम, फिर रोम, है ना, उसके बाद सेकेंडरी, तो ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा क्या है, सही है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको एक सेशन कैसा लगा, आप सब वीडियो को शेयर नहीं करते हैं ना, तो लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप सब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे भी हमारा मनोबल बढ़ता रहे और सेशन आप सबको करवाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।